हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 तथा बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत एनसीईआरटी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th के चैप्टर नंबर 1 और 2 को पढ़ेंगे। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 का नाम है संसाधन। तो इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि संसाधन क्या है। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। संसाधन क्या है? तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है तो वो संसाधन, जैसे कि वायु, जल, थल तथा मनुष्य खुद भी एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य का उपयोग किसी न किसी प्रकार से आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अगला बिंदु बनता है कि पेटेंट क्या है। पेटेंट एक विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार पाने की एक क्रिया है। तो पेटेंट से तात्पर्य है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार करना। जैसे कि आपने किसी खोज किया किसी चीज़ का, तो आप उस पर पेटेंट कर देंगे तो आपका वह एकमात्र अधिकार हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, तो पेटेंट का संकेत आर से दर्शाया जाता है। अगला बिंदु है कि प्रौद्योगिकी क्या है। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। तो किसी वस्तु को बनाने में या किसी प्रकार के कौशल को अर्जन में नवीन प्रकार के ज्ञान का जो उपयोग होता है उसे प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तथा अगला बिंदु है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पदार्थ को संसाधन बदलने में कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं? तो वो है समय और प्रौद्योगिकी। जैसे कि कोयला, बहुत साल पहले से ही कोयला हमेशा से ही पृथ्वी के अंदर था, परंतु वह संसाधन का रूप नहीं लिया था। जैसे जैसे आविष्कार हुआ तथा विभिन्न मशीनरी आदि का प्रयोग होने लगा, जब हमने कोयले के बारे में जाना, संसाधन तब वह बना। तो इसलिए समय और प्रौद्योगिकी ही कोयला को संसाधन बनाया। दोनों लोग की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। समय और प्रौद्योगिकी दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मनुष्य खुद ही बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि प्रौद्योगिकी का जो प्रौद्योगिकी होती है वह मनुष्य से ही संबंधित होती है। अगला बिंदु है कि संसाधन के प्रकार। सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। संसाधन को सामान्यतः 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत। नंबर 1 है इसमें प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन किए बिना ही यूज में लाए जाते हैं। जैसे कि वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदी, झील, जल, मृदा, खनिज आदि सभी प्रकार प्राकृतिक संसाधन के हैं। तो अगला बिंदु है कि प्राकृतिक संसाधन का विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन में विभाजित किया। प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, वे हैं नवीनीकरण अथवा अनवीनीकरण। इसमें प्रथम बिंदु है कि नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन। नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन में कुछ में मनुष्य के हस्तक्षेप से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि पवन और सौर ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन जैसे जल, मृदा और वन को मनुष्य की लापरवाही से प्रभावित किया जा सकता है। क्योंकि यह ज्ञात है कि जल और मृदा और वन आदि प्राकृतिक संसाधन है, किंतु मनुष्य के हस्तक्षेप से इनके भंडार में कमी या इनको प्रभावित किया जा सकता है। अगला प्राकृतिक संसाधन का प्रकार है अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन। अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगता है। तो अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन वे हैं जिनका भंडार सीमित है तथा ये एक बार समाप्त हो जाते हैं तो इनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, जो कि मानव जीवन की अवधि औसत जीवन प्रत्याशा जो हमारी 67.5 है उससे बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण। अगर पूछा जाएगा अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसेस आदि इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। अगला प्रकार है संसाधन का मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनके मूल रूप में बदल दिया जाता है। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बनते हैं जब इनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। जैसे कि लौह अयस्क तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक कि वह लोहा के रूप में यूज न किया जा सके। तो लौह अयस्क तब तक संसाधन नहीं माना गया था जब तक हम उससे लोहे बनाना नहीं सीख गए थे। तो इसलिए प्राकृतिक मानव निर्मित संसाधन तब होता है जब प्राकृतिक पदार्थ को मूल रूप को बदल दिया जाता है। अगला बिंदु है कि प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है कि प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है।
इसमें अगला बिंदु है कि मानव स्वयं एक मानव संसाधन है, मानव स्वयं संसाधन है। अगला बिंदु संसाधन संरक्षण, संसाधनों का सतर्कता पूर्व उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधनों को सतर्कता पूर्व उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषण की विकास है। संसाधन का मतलब इस प्रकार का उपयोग करना, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना कि हमारे भविष्य में भी संसाधन रह सके, उसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगला बिंदु है, अगले चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि तंजानिया अफ्रीका का एक जगह है, तंजानिया अफ्रीका की एक जगह है। तथा अगला बिंदु है कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। तो विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% ही भाग पर रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या या तो जनसंख्या निर्जन है, अर्थात कोई जनसंख्या निवास ही नहीं करती है। भूमि में सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है और इस 30% भाग भूमि के सभी भाग आवास योग्य नहीं है। अगला बिंदु बनता है कि भूस्खलन क्या है। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद क्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी से घटित होते हैं। तो भूस्खलन प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। अगला बिंदु है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांगपिओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया था। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया था। अगला बिंदु इसमें है कि अपक्षय क्या है। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। तो तापमान परिवर्तन आदि विभिन्न क्रियाकलापों के कारण जो शैलों का टूटना है वह अपक्षय कहलाता है। तथा यह एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु इसमें है कि क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में लगभग सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में लगभग सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसमें अगला बिंदु बनता है कि मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ। यह सबसे इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु यही है कि मृदा संरक्षण की जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो इसमें प्रथम विधि है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। तो पौधे के बीच अनावरित भूमि में जैव पदार्थ से जैसे प्रवाल से ढक दीजिए। जैसे कि आप अगर खेत खाली है तो उसमें कुछ ऐसे उसके ऊपर कुछ ऐसे बिछा देंगे तो उसकी आर्द्रता को रोका जाता है, उसे मल्च बनाना कहते हैं। अगला बिंदु है कि वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढाल वाले बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। वेदिका फार्म का अर्थात है ये जो पहले ये पहाड़ रूपी जो शैल थे, इसको वेदिका फार्म अर्थात ऐसे लाइन बना दिया जाता है जिससे कि जल की रफ्तार को कम किया जा सके और मृदा अपक्षय कम हो सके। अगला बिंदु है समोच्च रेखी जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करना समोच्च रेखी जुताई कहती है। जैसे कि यह चित्र में दिखाया गया है कि एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई करा जाता है। इसमें रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि तटीय प्रदेशों में और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण की बचाया जा सके और इसकी आर्द्रता भी सुरक्षित रखी जा सके। अगला बिंदु है समोच्च रेखी रोधिकाएँ। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। तथा अगला बिंदु है चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। तो चट्टान बांध जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसल एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। तो बीज वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं, उसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। अगला बिंदु है क्या आप जानते हैं कि
वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 बढ़ के 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से अधिक हो गई। तो वर्ष 1975 में जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी तथा जो वर्ष 2000 बढ़ के 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई है, से भी अधिक हो गई। जल भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। तो पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह भी कहा जाता है। तथा अलवण जल केवल 2.7% ही है तथा पृथ्वी के कुल जल का जो 3/4 है उसका केवल 2.7% ही अलवण जल है और इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमनदियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो अलवण जल कितना प्रतिशत है? वो 2.7% है तथा इसका 70% भाग बर्फ में ढका हुआ है। क्या आप जानते हैं कि एक टपकता नल वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है? तो एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। इसमें अगला बिंदु है कि क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमरौली शहर पास में तालुकाओं से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर। तो जल बाजार है सौराष्ट्र प्रदेश में लगभग 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमरौली शहर के पास के तालुकाओं से पानी खरीदने के लिए वो पूर्णतः निर्भर हो चुके हैं। अगला बिंदु है कि वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपक विधि बहुत उपयोगी होती है। तो वाष्पीकरण जिसमें अधिक होता है उन शुष्क प्रदेशों में सिंचाई के लिए ड्रिप अर्थात टपकन विधि का उपयोग किया जाता है और सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जाता है। इसमें अगला बिंदु है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। तो जैवमंडल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाया जाता है। अर्थात कि यह जल मंडल है या स्थल मंडल है और यह वायुमंडल है, तो एक जो ये बीच का भाग होता है जो तीनों में पाया जाता है उसे ही जैवमंडल कहा जाता है। अगला बिंदु है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशियों से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। तो इसमें प्रथम बिंदु यही बनता है कि डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन क्या है? तो वह पीड़ानाशी दवाएं हैं जिनसे गिद्ध मर रहे थे तथा गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा गिद्धों की संख्या को बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए आज का सेशन यहीं तक। कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।